Good morning. Today is 24th December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सैटरडे है तो ये तो पूरा हमें डिस्कस करना नहीं है क्योंकि एक तरह से एक स्टोरी डिस्कस होती है हर सैटरडे को। यहाँ पे जो नीचे आर्टिकल है वो अश्विन से रिलेटेड है। क्रिकेट में अश्विन की जो आईसीसी में रैंकिंग है काफी ऊपर चली गई है, तो ये आर्टिकल यूपीएससी के काम में नहीं आएगा। और जो ये आर्टिकल है देखिए काफी काम का है, नो डिटेंशन पॉलिसी से रिलेटेड है। सीबीएसई ने अभी हाल फिलहाल में एक डिसीजन लिया है जिससे कि पहले 10वीं के जो बोर्ड की परीक्षा थी उसको निरस्त कर दिया गया था, इनवैलिडेट कर दिया गया था। अब वो परीक्षा दोबारा से होगी, तो इस तरह का सीबीएसई का डिसीजन है। 2018 के सत्र से यह परीक्षा जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है वो दोबारा से होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो बीच का आर्टिकल है सोसाइटी का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, कास्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, और इसके अलावा एक हम आज इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड से। तो इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी देखिए पेपर 2 के मेंस के लिए इसकी यूटिलिटी है और क्वेश्चन भी इसमें साफ साफ ऐसा आ सकता है। डू यू सपोर्ट द रिसेंट मूव ऑफ सीबीएसई टू ब्रिंग बैक द स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम्स? कमेंट ऑन दिस। आप इस पर कमेंट कीजिए, क्या सीबीएसई का जो ये डिसीजन है कि बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए 10वीं के एग्जाम्स में, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? इस बात पर आप कमेंट कीजिए। प्रीलिम के लिए एक आसान सा क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन आपके लिए है, क्या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं है? काफी आसान क्वेश्चन है, और है तो कौन सा आर्टिकल इसमें है? ऑलमोस्ट सभी आप दे ही दोगे इसका आंसर। तो देखिए इसका कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट तो जैसे हमने अभी बताया कि जो सीबीएसई ने एक डिसीजन लिया है, वंस अगेन इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज करते हुए 2018 से जो 10वीं क्लास है उसमें जो बोर्ड की परीक्षा को वापस इंक्लूड करने का फैसला किया है। तो देखिए अब जब ये था, ये देखिए राइट टू एजुकेशन जब आया था, एक सेकेंड चाहिए, राइट टू एजुकेशन देखिए आया था हमारा, कब आया था? इस पे चलता नहीं है पेन, फोटो पे चल ठीक है। राइट टू एजुकेशन देखिए हमारा आया था 2010 में आया था, तो 2009 में और इसी टाइम पर आया था। तो उसमें क्या हुआ था, एक ऐसा डिसीजन लिया गया था कि जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता रहेगा, यानी पूरे साल जो है इवेल्युएशन चलता रहेगा, बजाय कि आप पूरे साल के अंत में एक जो रट्टा मारने की प्रक्रिया, यानी देखिए पूरा साल आप मत पढ़िए लेकिन लास्ट के 10-15 दिनों में आप रट्टा मारिए और पास हो जाइए। इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था और उन्होंने कहा था कि हम बोर्ड की परीक्षा को निरस्त करते हैं और इससे और भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। वो हम इसके पॉइंट्स के फेवर और अगेंस्ट जो भी पॉइंट्स हैं वो अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड की परीक्षा को हटाकर जो यूपीएससी ने अपना नया सिस्टम लाया वो था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम। इस बात पर जोर दिया गया कि जो लर्निंग है वो पूरे साल की प्रोसेस है, वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है और जिसे पूरे साल चलता रहना चाहिए, बजाय कि लास्ट के 1 महीने में पेपर दो और पास हो जाओ। तो लॉजिक क्या है, अब क्यों वापस ला रहे हैं ये लोग? देखिए अब वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इनका कहना है कि ये जो जिसमें एग्जाम नहीं होते इस प्रोसेस में, यानी नो डिटेंशन जो पॉलिसी है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है इससे जो स्टेट लेवल के बोर्ड्स हैं उनमें, क्योंकि देखिए वहां तो एग्जाम होता है, उन्होंने सभी स्टेट्स ने नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है हमारी एजुकेशन, तो सभी स्टेट्स का मर्जी है वो अपना अपना बोर्ड भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए कुछ स्टेट्स के में तो बोर्ड के एग्जाम अभी भी होते हैं, तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था वहां पे स्टेट्स के अंदर में, इसलिए एक तरह से यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनाइजेशन स्टैब्लिश करने के लिए सीबीएसई ने ऐसा फैसला किया। दूसरा आप देखिए, ये अगर हम कहें तो पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो फ्लॉ है। जरूरत ही क्या है होमोजेनाइजेशन की, इसमें तो बल्कि इनोवेशन होना चाहिए। क्या आवश्यकता है यूनिफॉर्मिटी की? जब तक कि देखिए एजुकेशन में इनोवेशन होएगा तो अच्छी ही तो बात है, इसमें बुरा क्या है? अब पॉइंट्स क्या है, देखिए जो नो डिटेंशन की पॉलिसी है उसके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं? फेवर में देखिए अच्छे पॉइंट्स तो ये हैं कि ये फिलोसफी जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है और जो इसकी हेल्प से सहायता से सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना अपना एप्टीट्यूड डिस्कवर करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी एप्टीट्यूड के अनुसार वो अपने अपने जीवन में मास्टरी हासिल करते हैं। हमें कहाँ जाना है, देखिए अगर हमें पता होगा, अगर हमें छोटी क्लास से ही पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, तो क्यों सारे के सारे लोग बीटेक करेंगे? तो इसी हिसाब से ये हेल्प करता है। दूसरी अप्रोच देखिए, ये जो टीचर्स है उनको भी एक तरह से मोटिवेट करता है कि वो कुछ नया इनोवेशन करें ताकि स्टूडेंट सीखें, बजाय कि वही रट्टा मरवाने के। जैसे छोटी क्लासों में आपने देखा होगा छोटे टाउन्स या विलेजेस में वो 1 दूनी 2 ऐसे करके मतलब रट्टा नहीं मरवाते, तो उसी हिसाब से ये। और देखिए लर्निंग जैसा हमने कहा, तीसरा एक अच्छा फायदा ये है कि ये डिस्ट्रेस कर देता है स्टूडेंट्स को। डिस्ट्रेस ऐसे करता है, देखिए लास्ट के टाइम में पूरा साल तो पढ़ाई करते नहीं बच्चे, मतलब हम भी नहीं करते, तो क्या होता है लास्ट के टाइम में हम किताबें उठाते हैं, लास्ट के टाइम में हम किताबें उठाते हैं तो वही स्ट्रेस, वही उस तरह से आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस है स्कूलों में डिस्ट्रेस कर देगा, इस चीज को करता है, मतलब अब तो हटा भी दिया बल्कि।
और लर्निंग क्या है? लर्निंग तो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और रोट लर्नर्स जो है, देखिए होता क्या है, पूरा साल के आखिर में जो किताबें पढ़ के पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड और रिक्विजिट स्किल्स आती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, जब देखिए अब आप बीटेक का ही एग्जांपल ले लीजिए। बीटेक में क्या होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं तो पढ़ लेते हैं, हर सेमेस्टर के आखिर में पढ़ के परीक्षा तो पास कर देते हैं, लेकिन जब बाद में जॉब प्लेसमेंट हो जाती है, जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे तो पता लगता है कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं बीटेक कॉलेजेस में काफी बार। वैसे ही मतलब आप इसको स्कूल से भी कोरिलेट कर सकते हो, बीटेक कॉलेजेस को। वहां भी ऐसा ही होता है, स्कूल में कुछ रट्टा मरवा के सिखाते हैं और आगे जाने के बाद में जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में वो नहीं हो पाती। और काफी सारे देखिए जो नो डिटेंशन का एक फायदा ये होता है कि जो लास्ट में जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें काफी सारे बच्चे रह जाते हैं। कई बच्चों के देखिए, गरीब बच्चों की सर्कमस्टांसिस ऐसी नहीं होती कि वो सिर्फ लास्ट के टाइम में नहीं पढ़ सके। पहले वो अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन लास्ट के टाइम में नहीं पढ़ सके, तो वो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि आप उसी क्लास में रहिए। उसी क्लास में रहिए तो देखिए वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं इस क्लास में तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इस तरह से ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए नो डिटेंशन की जो पॉलिसी थी, काफी अच्छे पॉइंट्स भी इसके थे। तो अब इसके डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसके थे जो अगेंस्ट थे। देखिए अगेंस्ट तो निश्चित तौर पर आपको भी पता होगा, एक ढीला ढाला रवैया या फिर जो लेजीनेस है कि नहीं अरे पास तो हो ही जाएंगे, तो इस तरह का जो रवैया है वो अपनाना स्टार्ट कर दिया था पेरेंट्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी। एक तरह से देखिए गुड और बैड स्टूडेंट की पहचान ही होना मुश्किल हो गया था। आमतौर पर स्कूलों में क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हेल्दी कंपटीशन मान लीजिए जैसे कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, वही खत्म हो गया था। कौन अच्छा स्टूडेंट कौन सा बुरा स्टूडेंट, कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे? डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये नहीं कि हमें उनमें भेदभाव करना है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब देखिए गुड स्टूडेंट्स को कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि उनको थोड़ा ना थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तारीफ सुनने की उनको आदत होती है इस एज में बच्चों को, 10वीं क्लास में। और दूसरा जो लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी एंड अवेयरनेस। अब देखिए जो हमारा सीसी था, कॉम्प्रिहेंसिव और जो इवैल्यूएशन सिस्टम था जो नो डिटेंशन के बाद में आया था, वो तो देखिए अच्छा तब होता जबकि आपके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पूरे आपके पास में रिसोर्सेज होते कि आप बच्चों को सिखा सकें। यहां तो टीचर्स के पास ट्रेनिंग ही नहीं है, तो क्या वो इनोवेशन करेंगे? टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है और टीचर्स को जो चुना जाता है उस सिलेक्शन क्राइटेरिया पर भी हमेशा विवाद रहता है। तो इस तरह से देखिए जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाओगे तो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा? और पेरेंट्स, जैसा हमने भी बताया कि पेरेंट्स भी नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, वो सोचते हैं पास तो हो ही जाएंगे, क्या बच्चों को कहें। दूसरा देखिए टीचर की कमी है, वो बात तो छोड़िए, टीचर ज्यादा ट्रेन नहीं है, टीचर है ही नहीं कई स्कूलों में तो। और जबकि स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में तो काफी दिक्कतें आती हैं। ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे वो नो डिटेंशन के अगेंस्ट थे। तो दोनों पक्ष के हमने पॉइंट जाने यहां पर। देखिए हमें यूपीएससी में तो बैलेंस्ड आंसर देना पड़ेगा, लेकिन जो आज की द हिंदू का जो आंसर है वो तो ज्यादातर तो इसी के पक्ष में है कि नो डिटेंशन की पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी। तो ये देखिए सीबीएसई ने क्या कहा, सीबीएसई ने कहा कि देखिए ओवर डिपेंडेंस जो है सिंगल एग्जामिनेशन, पहले की बात ये कर रहे हैं। सीबीएसई ने पहले कहा था कि देखिए जो इस एक एग्जाम पे जो साल के अंत में होता है उस पे सारा का सारा डिपेंड करना हमें स्टूडेंट की जो है वो इवैल्यूएशन के लिए वो अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें कोई मोटिवेशन नहीं रहता सीखने का, बस उनमें एक एग्जाम क्लियर करने का ही मोटिवेशन रहता है। दूसरा ये बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें कहा गया था कि टीचर्स के पास में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। सिर्फ देखिए अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स हो तो टीचर्स के पास कोई स्कोप नहीं है। टीचर्स को बच्चों को रट्टा मरवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को देखिए बच्चे फेल हुए तो टीचर की परफॉर्मेंस तो बच्चों की परफॉर्मेंस से ही आंकी जाएगी ना। तो इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कहा कि टीचर के पास ज्यादा स्कोप होना चाहिए सिखाने का। और अब होना क्या चाहिए, लास्ट में एक अच्छी लाइन बोलते हैं, ये जो असेसमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि स्कूल लेवल पर ही बच्चों की असेसमेंट अच्छे से हो सके। लेकिन अब हो नहीं रही है वो अलग बात है, लेकिन आइडियल वे तो यही है कि स्कूल लेवल पर ही ज्यादा से ज्यादा अच्छी इनकी जो है वो असेसमेंट हो सके। तो यह पूरा का पूरा आर्टिकल था। आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो देखिए पहले तो इसकी यूटिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। सोसाइटी, कास्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, सोसाइटी का ये आर्टिकल है। तो पेपर 1 के सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस के बाद भी, तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस के बाद भी, यानी आर्टिकल नंबर 17 हमारा कहता है कि अनटचेबिलिटी जो अछूत है, अछूतनेस जो है वो अनटचेबिलिटी यानी जो बैन है साफ तौर पे, फिर भी ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों वे में अभी भी अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज किया जाता है कई सेक्शंस के द्वारा में। इस बात पर आपको कमेंट करना है, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए
इसकी यूटिलिटी तो हमने डिस्कस करी, और ये आर्टिकल कैसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा इनका आर्टिकल लिखा भी अनकन्वेंशनल वे में गया है। ये दो बंदे हैं जिसका नाम, एक बंदा है विल्सन और दूसरा पर्सन है कृष्णा। ये दोनों पर्सन जो इन्होंने जीता हुआ है मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पे देखिए, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो एक एनुअल अवार्ड है। वो क्यों दिया जाता है, वो देखिए काफी चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, करेजनेस सर्विस और पीपल और प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म और इस तरह की चीजों के लिए दिया जाता है। और किसके नाम पर है ये, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे 1957 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। रमन मैग्सेसे, इनके नाम पे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर ये स्टार्ट हुआ था। तो बस 2-3 चीजें याद रखिए। ये देखिए 1957 में स्टार्ट हुआ था और किस किस के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम में इस तरह का आ सकता है कि क्या ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है, क्या फिर ये फिल्म्स के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो लेकिन नहीं, आपको याद रखना है इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस, करेजियस सर्विसेज टू द पीपल एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म, इनके लिए दिया जाता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है किसके नाम पर ये स्टार्ट हुआ था, बस आप थोड़ा सा याद रखिए। तो देखिए 2 बंदे हैं ये जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो इनके काम से ही ये स्टार्ट करते हैं। वो आर्टिकल इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि 2 ऐसे पर्सन्स जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता है हाल फिलहाल में ही, और इन्होंने देखिए ये 2 बंदे किसी इवेंट में मिले और इन्होंने बातचीत करी। इस तरह से ये आर्टिकल लिखने वाले जो हैं अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 बंदों का नाम क्या है, एक का नाम है विल्सन, दूसरे का नाम है कृष्णा। तो आप बंदों की डिटेल में मत जाइएगा, लेकिन इश्यूज की डिटेल में ज्यादा जाइएगा। तो जो विल्सन है वो देखिए वो मैनुअल स्कैवेंजिंग को ज्यादा जोर देते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होने के बावजूद, यानी 1993 में इसे बैन किया गया और पिछले साल भी 1-2 साल पहले भी एक नया लाया है मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, फिर भी आज इसे एक्सरसाइज किया जाता है। क्यों? तो इस तरह की बात ये करते हैं। दूसरा कृष्णा जो है एक तरह से ये कार्नेटिक म्यूजिक के जो है प्रोपेंट हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कार्नेटिक म्यूजिक पर जो है एक पर्टिकुलर सेक्शंस, जिसका नाम ये देते हैं ब्राह्मण्स का कब्जा है जो कार्नेटिक म्यूजिक है, इसके सिंगिंग पर भी, इसको सुनने पर भी। और कुछ डिसएडवांटेज सेक्शंस जैसे कि दलित्स और जो रूरल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको इनसे वंचित रखा गया है। क्यों? तो इस तरफ से ये अपनी बात उठाते हैं। तो अब इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स नॉट इंपोर्टेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो खास इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे कि दोनों के दोनों मिलते हैं। आर्टिकल की शुरुआत में जो आर्टिकल्स लिखते हैं, इन्होंने कहा कि ये दोनों बंदे जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता है, विल्सन और कृष्णा, ये मिलते हैं एक इवेंट में और दोनों देखिए डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। ये कहते हैं कि दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और दोनों के दोनों मेजॉरिटेरियन के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं कि हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए जिसमें सबको एक इक्वल दर्जा प्राप्त हो। हमें एक जस्ट सोसाइटी चाहिए जिसमें एक जस्टिस हो और हर एक बंदे की डिग्निटी हो। दोनों बंदे जब मिलते हैं तो फ्री स्पीच की बात करते हैं, इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं और एक्सक्लूजन की बात करते हैं, कैसे किसी स्पेसिफिक सेक्शन को हमारी सोसाइटी में जो उनके राइट से वंचित रखा जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस की बात करते हैं कास्ट के नाम पर, और एब्सोल्युटली अनरिलेटेड एरियाज ऑफ एंगेजमेंट। मतलब कहते हैं कि दोनों के दोनों जो है बंदे जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इनकी जो एजेंडा है, यानी इनकी जो सोच है वो सेम है कि कास्ट के खिलाफ इनकी सोच है और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इनकी सोच है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स है नहीं, कहीं यूज कर इसको तो कर लेना। दूसरा, अब आर्टिकल की मैनुअल स्क्वेंजिंग का इशू आता है। देखिए मैनुअल स्क्वेंजिंग होती क्या है। मैनुअल स्क्वेंजिंग आपको पता होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको रिमूव करना, उसको कैरी करना, उसको डिस्पोज करना। तो उस तरह से देखिए इसमें सभी चीजें आ जाती है, जैसे फिजिकल क्लीनिंग ऑफ लैट्रिन्स, सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है मैनुअल स्क्वेंजिंग को। अब ये कहते हैं कि देखिए जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया इस मैनुअल स्क्वेंजिंग के खिलाफ में एक कैंपेन स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन वेस्ट और ये सब कुछ है, चाहे वो किसी भी कास्ट का बंदा हो, कुछ किसी भी धर्म का आदमी हो, कहीं का भी कोई भी एथनिक आदमी हो, तो उसको देखिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि उनको अपने जो है ह्यूमन वेस्ट को, क्लीन टॉयलेट्स को खुद से ही करना चाहिए। इस तरह की बात महात्मा गांधी जी ने कही। और उसके बाद में देखिए 1993 में एक पार्लियामेंट का एक्ट भी आया जिसने जो मैनुअल स्क्वेंजिंग में जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी और जो जैसे इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, इस तरह की चीजों को बैन कर दिया हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1993 ने। और लेकिन इन सब के बावजूद ये आज भी होता है, यही तो गंभीर समस्या है। और इस तरह की चीजें आज भी होती हैं। पिछले 2014-15 में एक दोबारा भी ला आया था मैनुअल स्क्वेंजिंग का, जिसे एक यू कैन से पनिशमेंट का भी प्रावधान है कि जो आज मैनुअल स्क्वेंजिंग के तहत किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको पनिश किया जाएगा आईपीसी की धारा ला के तहत में। और यह देखिए लेकिन आज भी यह होती है।
इनफॉर्मल वे में। और इससे क्या होता है, एक पूरी की पूरी जो इनडिग्निटी और ओप्रेशन होता है किसी स्पेसिफिक कास्ट का, दलित की ये बात करते हैं, और इससे गंभीर तरह की बीमारियां होती हैं जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे होते हैं, और उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और इस सब मैनुअल स्क्वेंजिंग के इश्यू में देखिए, पहले ये ज्यादा इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था, इसलिए आजादी के काफी साल बाद भी ये जारी रहा। लेकिन टर्निंग पॉइंट इस इश्यू में तब आया जब बी आर अम्बेडकर जी की जयंती आई, 100वीं वर्षगांठ आई, जैसे 1991 में ये बात करते हैं। 1991 में जब अम्बेडकर जी की वर्षगांठ वहां पे आई, तो तब ये इस इश्यू को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया और अम्बेडकर जी के काम को भी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया। देखिए, उसके बाद में बात करते हैं कि जो मंडल कमीशन और वो सब आया, वो आर्टिकल में जो लिखा है यूपीएससी के काम में कम आने वाला है। फिर ये बात करते हैं, देखिए हमारे देश का किस तरह का निर्माण होगा अगर हमारे देश में जब तक ये स्लेवरी, ये टॉर्चर, ये कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, तो किस तरह हमारे देश के निर्माण होगा। इस तरह की ये बात करते हैं आगे। तो अब आगे हम जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब देखिए, अब ये तो बात सब सारी कही थी विल्सन ने, जैसे हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया, यहां पे इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। विल्सन जो बात उठाते हैं वो मैनुअल स्क्वेंजिंग का इशू उठाते हैं, और कृष्णा जो इशू उठाते हैं वो कार्नेटिक म्यूजिक पर ब्राह्मण्स के जो कब्जा है और जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनको म्यूजिक गाने से और उनको सुनने से वंचित किया जाता है, उस बारे में ये बोलते हैं। यहां पे देखिए, ये कहते हैं कि देखिए कार्नेटिक म्यूजिक पिछले एक शताब्दी से, पिछले पूरे एक शताब्दी से जो ये कार्नेटिक म्यूजिक है वो उस पर एलीट अर्बन ब्राह्मण्स का कब्जा है, और जो वही कंपोज करते हैं, वही गाते हैं, वही जो म्यूजिशियंस हैं वही सुनते हैं, इस तरह की बात ये करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि जो कार्नेटिक म्यूजिक है, मान लीजिए क्लासिकल म्यूजिक मान लीजिए, या फिर भरतनाट्यम आप मान लीजिए, ये क्या था, देखिए पहले ये वुमन के द्वारा गाए जाते थे, और ये जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक या फिर भरतनाट्यम पुराने टाइम में तो सिर्फ टेम्पल डांसर से बिलोंग करता था। तो अब लेकिन एक शताब्दी तक क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स ने इसको यानी पहले कहने का मतलब ये कि पहले नॉन ब्राह्मण्स ना सिर्फ कार्नेटिक म्यूजिक और भरतनाट्यम को सुनते थे, बल्कि इसको काफी रूप से इन्होंने ये स्टार्ट किया था। बाद में क्या किया, ब्राह्मण्स ने अपने तरीके से डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इस पूरे जो म्यूजिक थे उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, क्लीनाइज किया, और जो इनका वर्नाकुलर है अपने आप में इसे अनुरूप में ढाल लिया। उसके बाद में देखिए कृष्णा ये कहते हैं कि कृष्णा ने क्या किया, 2015 में कृष्णा जो है उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। एक चेन्नई में एक फेस्टिवल होता है, तो उन्होंने क्या किया, उस फेस्टिवल में इनवाइटेड थे, लेकिन उन्होंने वहां पे जाने से मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बजाय इन्होंने एक और चीज स्टार्ट करी कृष्णा ने 2015 के अंदर में। इन्होंने जो ये म्यूजिक है और ये सब चीजें हैं, ये डिसएडवांटेज सेक्शंस को सिखाना स्टार्ट किया। यहां पे देखिए, ये परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट्स एट द कॉर्पोरेशन स्कूल्स में इन्होंने फ्री कंसर्ट देना स्टार्ट किया। जो गर्ल्स हैं उनको सिखाना स्टार्ट किया। वुमेन को कार्नेटिक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया। और देखिए, ट्राइबल, रूरल और मार्जिनाइज्ड जो कम्युनिटीज हैं वहां तक ये कार्नेटिक म्यूजिक और जो डांस है, भरतनाट्यम, मतलब इस तरह की पहल इन्होंने की कि जो ये आर्ट है जो अभी तक सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन तक लिमिटेड है, इन्होंने इस आर्ट को मार्जिनाइज्ड सेक्शन जैसे कि दलित और जो वुमेन यहां तक ले जाने की कोशिश की। अब अभी भी ये कर रहे हैं, मतलब देखिए। और उसके बाद में देखिए दो चीजें आती है, नया कंसेप्ट आता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। ये क्या कंसेप्ट है, देखिए गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ने इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। यह कंसेप्ट कहता क्या है, देखिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट यह होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ये ब्राह्मण्स का एग्जांपल देते हैं, ब्राह्मण्स या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो उसमें ऐसी इंपल्स आती है डिस्क्रिमिनेशन की, यानी ऐसी सोच उत्पन्न होती है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाए इस बंदे से, ये अलग बंदे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए और अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। अगर उनमें कोई भी इंपल्स आए या फिर कुछ ऐसी भावना उत्पन्न हो एक्सक्लूड करने की किसी को या फिर हर्ट करने की किसी को, तो इन सब बंदों को, इंक्लूडिंग जो ये ब्राह्मण्स की बात करते हैं, इनको अपने आप को देखिए प्यूरिफाई करना चाहिए। और दूसरा देखिए उस पर से बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ प्यूरिफाई हो गया तो दूसरी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है, देखिए जो दलित्स हैं उनमें भी अपने आप में एक भावना होनी चाहिए, डिग्निटी की भावना होनी चाहिए, और उनको ये लगना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक वर्थ है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो ये आप पेपर 1 में सोसाइटी में बस लिखने के लिए लिख सकते हो, सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की थी महात्मा गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने, इस तरह की ये बात आर्टिकल में लिखते हैं। और कृष्णा
कृष्णा बात ये करते हैं, देखिए आर्टिकल में, फिर इस आर्टिकल को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि जो कृष्णा है कार्नेटिक म्यूजिक से जो बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं जो ये आर्ट है, ये आर्ट सबके लिए है, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है। तो क्यों किसी को वंचित रखा जाए उस सेक्शन को, वो आर्ट को यूज करने से? सभी को अपने आप में एक राइट्स अवेलेबल है कि वो अपने आप को एंटरटेनमेंट किस हिसाब से करें और अपने हेरिटेज पर गर्व करें। और दूसरे जो विल्सन है, विल्सन कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान साफ साफ बैन करता है, आर्टिकल 17 के तहत भी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो नहीं आप ला सकते। फिर भी आज ऐसा क्यों कि आज भी ये मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको एक्सरसाइज किया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है? इस तरह की ये बात करते हैं। तो उसके बाद में क्या आता है, अंबेडकर और जो ये सोशल एंडोमोसिस है, ये क्या है? देखिए वही बात दोबारा निकल कर आ रही है कि जो आर्टिकल नंबर 17 के अंदर अनटचेबिलिटी बैन है, फिर बट स्टिल इनफैक्ट डिफरेंट कास्ट के लोग आज भी इसे, देखिए आज भी ऐसा होता है कि देखिए शहरों की बात छोड़िए, अर्बनाइजेशन में तो काफी सुधार है। आजकल जो कई तरह के हमारे रूरल इलाके हैं, सभी नहीं, कई रूरल इलाकों में आज भी जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं सेल्डम यानी कभी कभार ही इकट्ठे बैठकर खाते हैं, रेयरली आप कह सकते हैं। या इंटरमैरिज तो देखिए अभी भी बहुत कम निकल को में, खा पंचायत आप देख लीजिए, कई स्टेट्स में खा पंचायत से अभी भी जो इंटरकास्ट मैरिज है उसका पुरजोर विरोध करती है। और बस यही है, मतलब जो बैरियर्स हैं कास्ट के, जो बाधाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में जो है वो अवेलेबल है। और यू कैन सी दैट आज भी ये कुरीतियां हैं वो हमारे देश में है और इनको रिमूव करे जाने की जरूरत है। और जो कृष्णा कहते हैं आप ये सब तो चीजें छोड़िए कि आप इंटर मैरिज नहीं कर सकते या इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये देखिए कि हम इकट्ठे गा भी नहीं सकते। इस तरह से जो है ये कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी आज भी व्याप्त रूप से यहां पर हमारे देश में एम्बेडेड है सोसाइटी के अंदर में। आगे कौन सा आता है? वे फॉरवर्ड क्या है इसके लास्ट में? वे फॉरवर्ड आता है, देखिए अंबेडकर जी ने ये बात की थी, रेज अगेंस्ट द वर्ना सिस्टम। अंबेडकर जी ने कहा था देखिए जो वर्ना सिस्टम है, एक बात बताता हूं मैं, इस चीज को आप ऐसे में यूज कर सकते हो। अंबेडकर ने कहा था कि हमारी जो सोसाइटी है इट इज कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। याद रखिए पॉइंट, ये स्पेक्ट्रम में भी आता है, कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज है। ये पेन को तो सर्दी लगी गई आज। कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज है, इसको देखिए जो अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी ने कहा था कि देखिए अगर आप नेशनलिज्म को डेवलपमेंट करना चाहते हो, अगर आप अपने देश को आगे ले जाना चाहते हो तो कास्टिज्म को रिमूव करना काफी जरूरी है। और गांधी जी ने कहा था देखिए जो 4 वर्ना है ये होने चाहिए क्योंकि इससे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो अंबेडकर जी ने कहा ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर है। इसमें काम को डिवाइड नहीं किया जाता, इसमें बंदे को ही डिवाइड किया जाता है। तो ये कास्टिज्म का थोड़ा कंसेप्ट था, कास्ट का कंसेप्ट, वो गांधी जी का थोड़ा अलग था और अंबेडकर का थोड़ा अलग था। और इसीलिए ये बस आर्टिकल में लास्ट में ये कहते हैं कि जो कृष्णा और विल्सन है साथ आते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इनका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन इनकी जो सोच है वो एक है। फिर ये बात करते हैं, विल्सन एक बात कहते हैं कि साइंटिस्ट है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये आगे क्यों नहीं आते इस बात के लिए कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको जड़ से ही खत्म किया जाए। साइंटिस्ट तो देखिए आ सकते हैं इस तरह से आगे, क्योंकि आज भी ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है, ताकि तभी तो ये मैनुअल ह्यूमन वेस्ट को निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर साइंटिस्ट जो है ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो जड़ से ही खत्म हो जाए, इस तरह की बात ये करते हैं विल्सन। ऊपर से कृष्णा तो देखिए कृष्णा ने अपना पूरा का पूरा काम ही इस पर डिवोट कर दिया है। कृष्णा रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट करते हैं, लेक्चर देते हैं और बढ़ाते भी हैं इस बारे में, जो जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में बस एक बात ये निकल के आती है, जो है जस्टिस की जो लड़ाई है, न्याय की जो लड़ाई है, अपने आप में ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, अपने आप में सुखदायक ये है। बस यही पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो आप देखिए आपको कैसे एग्जाम में इसको यूज करना है। आप कृष्णा को भूल जाइए, आप विल्सन भी भूल जाइए, ये नहीं पूछेंगे, यूपीएससी नहीं पूछेगी। आप याद रखिए तो बस ये पूरे का पूरे इश्यूज को आप याद रखिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग के इश्यू को आप याद रखिए, कार्नेटिक जो है ऐसे में इसका एग्जांपल दे सकते हो। ये एक तरह की नई डायमेंशन है कार्नेटिक म्यूजिक। मतलब आमतौर पे हम पढ़ते हैं कास्टिज्म को हम दूसरे डायमेंशन में ही पढ़ते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक की आज एक नई डायमेंशन हमें मिली कि यहां भी देखिए कास्टिज्म होता है। ऊपर से देख लीजिए बस यही है। देखिए कहने को तो हम हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ते हैं, कैसे जो है दलित को या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शंस को शास्त्रार्थ नहीं पढ़ने दिए जाते थे या फिर इस तरह से, लेकिन फिर भी मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रिवाइज हो गया अगर पता होगा तो भी। तो आज अब इंडियन एक्सप्रेस का एक नया आर्टिकल डिस्कस करते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूरोप की सोसाइटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो कल हमने बात की थी देखिए यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन की। तो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन में क्या डिफरेंस है, इसका आंसर आपको देना है। यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन में क्या डिफरेंस है, यूपीएससी में इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देखते हैं यूरोप इन द कॉर्नर। कंटेक्स्ट क्या है, देखिए बर्लिन में टेररिस्ट अटैक हुआ, 12 लोग वहां पर टेररिस्ट अटैक में मारे गए। और टर्की में क्या हुआ, टर्की में
जो रशियन एम्बेसडर है उनकी हत्या कर दी गई, किस बात पर? एलोपो में हो रहे बमबारी पर, और वहां पे जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है उस बात पर रशियन एम्बेसडर की हत्या कर दी गई, असैसिनेट इनको कर दिया गया टर्की के अंदर में। और इसके बाद भी, लेकिन ये तो सिर्फ एक यू कैन सी दैट अभी की बात है, उससे पहले भी आप देख लीजिए कई तरह के क्राइसिस यूरोप में पैदा हुए, सीरीज ऑफ क्राइसिस। ग्रीक में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि वहां पर देखिए पूरा का पूरा रिसेशन आया था 2008 में, आपको पता ही होगा, और किस तरह से वहां की मार्केट एकदम से डाउन हो गई। और जो ग्रीक और पिग्स कंट्रीज थे, पिग्स जैसे पुर्तगाल और जो ये सारे के आयरलैंड, ग्रीस, और एस फोर पता नहीं क्या था, भूल गया, और क्या था, अटैक ऑन स्वीडन था, पता नहीं क्या था, याद कर लेना यार आप। और अटैक्स इन जर्मनी, जैसे जर्मनी था, जैसे कि जर्मनी में क्या था, अभी देखिए इस जर्मनी में जो अटैक हुआ है वो साफ साफ यह शो करता है कि जो यूरोप की जो सोसाइटी है अपने आप से अलग नहीं रख सकती जो इनके नेबर्स में जो क्राइसिस पैदा हुए हैं उनसे। देखिए एक तरफ तो जो मिडिल ईस्ट है या फिर जो हमारा ये एरिया है वेस्ट एशिया का, यहाँ पे पूरी की पूरी इंस्टेबिलिटी है, अफ्रीका के ऊपर के जो कंट्रीज हैं। अब बात यह उठती है कि देखिए अब इस तरह के अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी है, अगर वहां पे पूरी की पूरी सोसाइटी कैओस में है, तो यूरोप भी अपने आप को अलग नहीं रख सकता। ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। देखिए मेडिटेरियन में इतना ज्यादा माइग्रेशन होता है, तो आज वो टाइम है ही नहीं कि कोई देश अपने आप को आइसोलेशन में रख सके। वैसे एक नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने अभी भी अपने आप को आइसोलेशन में रखा है काफी हद तक। अब देखिए जो क्राइसिस है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, ये देखिए अभी कहने को तो यूरोप में अभी भी यूरोपियन यूनियन है या फिर उसके कंट्रीज हैं या फिर यूरोप में, इसमें अभी भी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। जो इनकी पर कैपिटा इनकम है वो आज भी ज्यादा है। और 2008 तो देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन को 2008 से पहले तक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर माना जाता था। कल ही हमने डिस्कस किया, कल ही हमने सार्क को यूरोपियन यूनियन से डिस्कस किया और हमने पूछा कि सार्क है वो ज्यादा जो है पीछे क्यों रह गए और यूरोपियन यूनियन ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। तो इस तरह की बात ये करते हैं कि 2008 तक तो इनको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर माना जाता था, और हर एक कंट्री यानी सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप है और इसकी हर एक कंट्री जो एक ललाइट थी वो जाना चाहती थी यूरोपियन यूनियन के अंदर में, क्योंकि उनको यह लगता था कि अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा और हमारा भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। इसीलिए सभी लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर जाना चाहते थे। और यूरोपियन यूनियन देखिए आज भी एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन आज भी ग्लोबल गवर्नेंस मान लीजिए या फिर क्लाइमेट चेंज की जो नेगोशिएशंस होती हैं उसमें भी एकजुट होकर नेगोशिएट करती है। और देखिए लेकिन जो डेब्ट क्राइसिस आए ग्रीस के अंदर 2008 में जो रिसेशन आया, और उसने यह शो कर दिया कि यूरोपियन यूनियन में भी काफी फाल्ट लाइन्स हैं, और सिंगल जो मॉनेटरी पॉलिसी का ये कंसेप्ट लेकर आए कि 28 देश उनमें से 19-20 देश की एक ही जो मॉनेटरी पॉलिसी और एक करेंसी, उस तरह का कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ऐसा पाया गया रिसेशन के बाद में। और देखिए जो डिक्लाइन हुई ग्रोथ के अंदर में, और अभी देखिए उसके बाद तो रिसेशन के बाद में तो इनकी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गई, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो यूक्रेन के क्राइसिस आए 2013 में, देखिए यूक्रेन के क्राइसिस क्या थे। यूक्रेन के क्राइसिस ये थे कि यूक्रेन जाना चाहता था यूरोपियन यूनियन के अंदर में, लेकिन एक तरह से वहां पर विवाद जब पैदा हो गया कि यूक्रेन की, देखिए एक तरह से यूक्रेन, रशिया ने फोर्स किया यूक्रेन को रशिया के साथ जाने के लिए, लेकिन वो गया यूरोपियन यूनियन के साथ में, काफी प्रेशर थे। इसी बात पर यूक्रेन और जो रशिया थी इनकी लड़ाई हो गई। और यूक्रेन के अंदर में एक पार्ट था क्रीमिया, जो कि वहां पे एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, वहां पे रेफरेंडम करवा के रशिया ने वो पार्ट हड़प लिया। तो इससे क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में भी एक तरह से डिफरेंसेस पैदा हो गए, और यूरोपियन यूनियन और जो रशिया है उनके रिलेशंस काफी खराब हो गए। भूल जाइए अगर कुछ ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लगा तो, कोई खास ये है नहीं सुनने के लिए, मतलब थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। ऊपर से देखिए जो विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये क्या है। देखिए यूरोप क्या है, यूरोप ने यूएस के साथ मिलकर काफी वार लड़े। यूरोप ने वार लड़ा इराक के अंदर, यूरोप ने वार लड़ा लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, यानी जहां जहां यूएस गया वहां वहां यूरोप भी गया। और देखिए यूरोप जो है ट्रेडिशनली इन्होंने इमिग्रेंट्स जो है यानी बाहर के देशों से जो भी लोग आए, यूरोप ने ट्रेडिशनली ऐसे लोगों को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, एक तरह से वहां पे राइट विंग है वो ज्यादा पैदा हो गया, वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अब जो अटैक हुआ यहां पर, होता क्या है, जब भी कोई अटैक होता है तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर शक कर लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों पर शक कर लिया जाता है। जैसे देखिए वहां पर एक क्या था, पाकिस्तानी को पकड़ लिया इस अटैक के बाद में। और देखिए कोई भी हो, किसी भी देश का हो, पाकिस्तानी हो चाहे किसी भी और देश का हो, अगर निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी को देख लिया, उनको रोंगली अरेस्ट कर लिया बर्लिन अटैक के बाद में। और सच इंसिडेंट्स क्या करते हैं, इससे क्या होता है, देखिए जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है और किसी इमिग्रेंट पर शक जाता है, तो एंजेला मोर्कल जैसे एंजेला मोर्कल ने देखिए काफी अच्छी बात पिछले 2-3 सालों में कही थी। एंजेला मोर्कल ने एक ह्यूमैनिज्म की बात कही थी और मानवता की बात इन्होंने करी थी। इन्होंने कहा था कि देखिए अगर किसी दूसरे लोग, देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, अगर वो मुश्किल में हैं,
तो हमारे देश यानी जर्मनी को उन लोगों को शरण देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो एंजेला मर्केल जैसे लोग जिन्होंने मानवता की बात कही थी और जिन्होंने शरण दी थी इमिग्रेंट्स को, ऐसे लोगों पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और देखिए जो मैनी मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी पर्सन पर गलत से शक किया जाता है या फिर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाता है तो विशेष साइकिल ऐसे होता है कि वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से। और यही लोग यानी जिन पर शक किया जाता है या फिर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो अपने आप को सोसाइटी से अलग मानने लगते हैं। और इसी तरह के लोग जो है वो कल को IS ज्वाइन कर लेते हैं और फिर दोबारा से अटैक करते हैं। फिर दोबारा से ये साइकिल चलता है कि अटैक होने के बाद में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, फिर कुछ और लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग समझने लगते हैं वो IS के खिलाफ में, जो एक विशेष साइकिल चलता जा रहा है। और जो फंडामेंटलिस्ट की राइज की बात ये करते हैं, जैसे कि देखिए ये कहते हैं कि जो राइट विंग है, इस तरह की जो राइट विंग का मतलब ये होता है फंडामेंटलिस्ट, यानी जो ये लोग जो होते हैं अपने देश की ज्यादा यू कैन से डेट अपने देश को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और अपने देश की ज्यादा फेवर करते हैं। और लेफ्ट विंग तो ये कहता है कि कुछ देश वगैरह कुछ होता ही नहीं है। हालांकि लेफ्ट विंग अलग अलग फॉर्म अब ले चुका है, जैसे CPI है हमारे देश के अंदर में, CPI भी एक लेफ्ट विंग है। और शिफ्ट जो ये कहते हैं, ये तो कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी सोसाइटी के अंदर ना तो कोई क्लास होनी चाहिए, ना ही कोई कास्ट होनी चाहिए, ना ही कोई धर्म होना चाहिए, ना ही कोई देश होना चाहिए। इस तरह की बात ये मार्क्स करते थे। मार्क्स का कंसेप्ट आता है, देखिए सोशियोलॉजी में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं। और राइट विंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ राइट विंग मतलब सिर्फ अपने देश की बात करना, अपने देश के इंटरेस्ट की मांग करना, और ह्यूमैनिज्म कुछ नहीं है, कॉस्मोपोलिटियन कुछ नहीं है, इस तरह की ये बात करते हैं जो ये है राइट विंग वाले लोग। और राइट विंग जैसे आप ट्रंप मान लीजिए, ट्रंप ने किस तरह की बातें करी इलेक्शन से पहले, इन्होंने कहा कि मैं एक दीवार खड़ी कर दूंगा, मुस्लिम्स को मेरे देश में नहीं आने दूंगा। इन्होंने कहा कि जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं, मैक्सिको के लोग हैं, उन्हें नहीं एंटर करने दूंगा मैं अपने देश के अंदर में। इस तरह की बातें इन्होंने कही और अमेरिका फर्स्ट की इन्होंने बात कही। तो ये सारी राइट विंग की बातें हैं। और जो ब्रिटेन एग्जिट है वो भी जो राइट विंग की बात है। फंडामेंटलिस्ट ये जो है ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, क्यों? क्योंकि वो इस बात पर अलग हुआ कि जो ब्रिटेन की जो जॉब्स हैं वो जो इमिग्रेंट्स हैं वो ले रहे हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के दूसरे देश ले रहे हैं, इस बात पे ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो यह भी तो फंडामेंटलिस्ट का एक उभार है। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जो फ्रांस में भी अब ये देख लीजिए, जो है मेरीन ला पेन, जो ये लेडी हैं, इनका भी एक तरह से इमर्जेंस हो रहा है और ये भी राइट विंग है और फ्रांस में इनके भी जीतने का चांसेस ज्यादा हैं। बस यही है, कहने का मतलब ये है कि जो राइट विंग है वो इमर्जेंस हो रहा है इनका राइट विंग का। और न्यू अनसर्टेनिटीज हैं वो भी पैदा हो रही हैं। कैसे कि देखिए टर्की ने अब क्या किया, नई दोस्ती ढूंढ ली है। जैसे हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि टर्की ने क्या किया, रशिया और ईरान के साथ टर्की आगे आया है सीरिया में हो रहे जो क्राइसिस को दूर करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए। और पहले क्या था, पहले टर्की यूरोपियन यूनियन के अंदर में आना चाहता था, यानी 2 दशकों तक टर्की ने कहा कि हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन इनको नहीं किया गया। लेकिन अब वो टर्की है वो नई दोस्ती ढूंढ रहा है। और देख लीजिए आप पॉलिटिकल चेंजेस जो यूएस के अंदर हुए हैं, यानी ट्रंप जो है वो जीत के बाद किस तरह की जो पॉलिसीज अपनाएंगे, किस तरह की ये बात करेंगे, यह भी एक अनसर्टेनिटी है। और दूसरा आप ये देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर दोस्ती होती है व्लादिमीर पुतिन से, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तो क्या होगा, यूरोप के रिश्ते खराब होंगे यूएस के अंदर में, क्योंकि आज यूरोप के कंट्रीज की और जो रशिया के प्रेसिडेंट की बिल्कुल भी नहीं बनती, काफी डिफरेंसेस इनके अंदर हैं। तो ट्रंप की अगर दोस्ती बढ़ती है पुतिन के साथ में तो डेफिनेटली जो यूरोप के रिश्ते हैं यूएस के साथ में खराब होंगे। ऐसी बात ये आर्टिकल में लिखते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए वे फॉरवर्ड तो यह है कि ये कहते हैं इन सब के बावजूद यूरोपियन यूनियन ने पहले भी एक रेजिलियंस है वो शो किया है। कहने का मतलब यह है कि पहले भी यूरोपियन यूनियन और यूरोप की कंट्रीज इन्होंने दिखाया है कि जब भी क्राइसिस आते हैं हमारे देश के अंदर में, तो हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम उनको एब्जॉर्ब कर सकें और फिर से बाउंस बैक करें। और यही बात कहते हैं, देखिए। और जैसे ये एग्जांपल भी देते हैं कि यूरोजोन कैसा भी रहा, लेकिन आखिरकार यूरोजोन से निपट गए ये यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो राइज ऑफ पॉपुलिज्म है, यानी जो देखिए ये कहते हैं कि अब जो लोगों की भावनाएं हैं उनको अपीज करने की जो ये चीज है, ये प्रोसेस है। जैसे कि देखिए अब अगर किसी देश के लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, जैसे ब्रिटेन की बात मान लीजिए, ब्रिटेन वाले लोग कहते हैं कि हमें ब्रिटेन से जो यूरोपियन यूनियन से वहां से एग्जिट करना है क्योंकि ये हमारी जॉब्स खा रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है भाई, हम जो लोग कहते हैं वो हम कर देते हैं। तो इस तरह की बात जो है ये पॉपुलिज्म है, यानी जनता को खुश करने की, हर एक चीज में जनता को खुश करने की आदत।
वो जो है वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन को बढ़ा रही है, एक ग्रेव प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए, आप इस कंसेप्ट को उससे मत रिलेट कीजिएगा, डेमोक्रेसी की जनता जो चाहे वही तो होना चाहिए। लेकिन जैसे अब तमिलनाडु में मान लीजिए जो फ्रीबीज बांटी जाती है, तो जनता तो हमेशा यही कहेगी ना कि हमें सब कुछ फ्री दे दीजिए, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यह होता है पॉपुलिज्म। मतलब जनता सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट देखती है आमतौर पर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जनता नहीं देख सकती। तो यह कहने की जरूरत है कि आने वाले टाइम में जो रैशनल पॉलिसी है वो बनाना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी बरकरार रही तो देखिए, आज की डिस्कशन में बस इतना ही। और कल संडे है, कल हमारी डिस्कशन नहीं होगी, तो कल हम एक और काम करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो डिस्कशन थी हमारे इस हफ्ते की, यानी जो ये हमारा जो हफ्ता बीत गया 6 दिन की जो डिस्कशन है, उसको आधे घंटे में या फिर थोड़े और टाइम में 1 घंटे में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी डिस्कशन को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। यह हमारा कल का जो होगा एडिटोरियल डिस्कशन होगा। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।